नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। नरेंद्र मोदी जी एक चीज़ का प्रचार करते हुए हमेशा घूमते हैं, मेक इन इंडिया। आपने भी सुना होगा, खूब बात होती है किसकी, मेक इन इंडिया की। ठीक है, मेक इन इंडिया इसका मतलब क्या होता है कि भारत में बनाओ, यानी कि जो प्रोडक्शन हो वो इंडिया में हो। ठीक है, आज हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? इस पर बात करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत का जो एफडीआई है वो काफ़ी बढ़ा है। इस बीच में कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ अरसों में काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, और ये ग्रोथ अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, ठीक ठाक ग्रोथ हुई है। जो पिछला 2020 का अप्रैल का महीना था, 2020 अप्रैल का जो महीना था, उसमें जो कुल एफडीआई का कलेक्शन था वो 2.77 अरब डॉलर था। कितना? 2.77 अरब डॉलर था। 2021 सेम अप्रैल महीने में ये पहुंच गया आपका 4.44 अरब डॉलर पर। ठीक है, और इक्विटी और री इन्वेस्टमेंट अर्निंग को अगर जोड़ लेते हैं तो ये 6.24 अरब डॉलर हो जाता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट पहले हो चुके उसमें और कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, तो अगर उसको भी हम जोड़ लें तो आंकड़ा हमारा कहाँ पहुंच जाता है? 6.24 अरब डॉलर। ये आपके अप्रैल और मई महीने की कहानी है। ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है किसका, कि हमारा जो मेक इन इंडिया है वो काम कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब बात हम इसकी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एफडीआई समझाना है। जो एफडीआई नहीं जानते हैं, खूब बात होती है एफडीआई की। और मोदी जी 2014 के बाद से जो उन्होंने पूरी दुनिया की यात्राएं की, उनमें उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात जिसको केंद्र बिंदु बना करके वो चलते थे वो थी एफडीआई। उनको पता है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है रोजगार। रोजगार के मुद्दों पर हमारी सरकार कई बार घिरी भी दिखाई देती है। बेरोजगारी अपने चरम पर भी गई इसी सरकार के दौर में। लेकिन एक बात सच मानिए कि पूरी दुनिया के आंकड़े को उठा करके आप देख लीजिए, जो रोजगार है वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में ही उपलब्ध हो सकते हैं। गवर्नमेंट काम उतना ज़्यादा नहीं होता है कि बिलियन के जो पॉपुलेशन है उनको रोजगार दिया जा सके। इसलिए ज़रूरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर की ओर आप जाएं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इससे ही रोजगार के ज़्यादा अवसर उत्पन्न होंगे। इसीलिए हर देश एफडीआई के लिए परेशान होता है कि उसके यहाँ एफडीआई ज़्यादा है। अभी पिछले 2-3 क्लास में आपने देखा था, मैंने सैमसंग पर आपको एक वीडियो बना करके दिया था कि सैमसंग जो एक दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में उसके सामान बड़े अच्छे होते हैं। उसके फ़ोन्स आते हैं, टीवी आते हैं, लैपटॉप आते हैं, टैबलेट आते हैं, जो अपने आप में आइकॉनिक हैं, बहुत दमदार है, बढ़िया है, चल रहा है उनका, बढ़िया चल रहा है। उनकी जो यूनिट चाइना में लगी थी उसको वहाँ से निकाला और वो वियतनाम और इंडिया में उन्होंने यूनिट्स अपने लगाए। भारत में वो डिस्प्ले बनाएंगे, भारत के यूपी में वो डिस्प्ले का एक यूनिट लगा रहे हैं। ठीक है, तो यह भी हमारे मेक इन इंडिया का पार्ट है और उस एफडीआई का पार्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ है एफडीआई को समझाना। और हम चर्चा उसकी क्यों कर रहे हैं? चर्चा का विषय का है क्योंकि ये एफडीआई में ग्रोथ हुआ है और एक ऐसे दौर में हो रहा है जब भारत पैंडेमिक से जूझ रहा है। सोचिए कि अगर पैंडेमिक जैसे हालात नहीं होते, इकोनॉमी हमारी और वाइड स्प्रेड होती, डिमांड हाई होते, सप्लाई भी भरपूर होती, तो कलेक्शन और ज़्यादा होने की संभावना थी। हालांकि एफडीआई बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि एफडीआई क्या है और उसमें मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो किसी देश में निवेश करने के जो रास्ते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो एफडीआई होता है और एक एफपीआई होता है। ठीक है, तो अगर किसी देश में निवेश करना है तो उसके कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं।
एक तो आपका एफडीआई है और दूसरा एफपीआई है, ठीक है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो हमको इस पर बात करना है। ये भी एक प्रकार का निवेश है, लेकिन ये क्या करते, इनमें दोनों में अंतर जो बेसिकली है वो ये है कि जो एफडीआई होता है वो किसी दूसरे देश में जाता है और एक लंबे समय तक कार्य करता है। वो चाहे खुद का यूनिट खोलता है या किसी यूनिट में पैसा लगाता है तो एक लंबे समय के लिए लगाता है। जबकि जो एफपीआई होते हैं ये भी निवेशक ही होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदते हैं, अपना मुनाफा बनाते हैं और निकल जाते हैं, यानी कि ये आते हैं, व्यापार करते हैं और चले जाते हैं, तो इनको एफपीआई कहा जाता है, ठीक है। अब एफडीआई को थोड़ा गंभीरता से समझते हैं कि एफडीआई क्या है। एफडीआई, ठीक है, एफडीआई में भी दो प्रकार की एफडीआई होती है, ठीक है। एक तो होती है ग्रीन फील्ड एफडीआई, और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई दो प्रकार की एफडीआई होती है। तो जो ग्रीन फील्ड एफडीआई होती है ये ऐसी एफडीआई होती है जो आकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाते हैं और एक लंबे समय तक लगाते हैं, जो है कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सैमसंग इंडिया में आ रही है डिस्प्ले बनाने के लिए, तो करेगी क्या, वो यूपी में आएगी, नोएडा में या गाजियाबाद में किसी ऐसे जगह पर वो क्या करेगी, ज़मीन को एक्वायर्ड करेगी, वहाँ पर अपना एक फर्म लगाएगी और फिर उत्पादन शुरू करेगी। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय लोग हैं या यूपी के लोग हैं, इंजीनियर हैं, उनको नौकरी मिलेगी, वहाँ पर उनको नौकरी मिलेगी। तो हर देश चाहते हैं कि उनके यहाँ ग्रीन फील्ड एफडीआई ज़्यादा है बशर्ते ब्राउन फील्ड एफडीआई के। एफडीआई तो अच्छी बात है। अब ब्राउन फील्ड एफडीआई वो एफडीआई होते हैं जो किसी पहले से ही स्वचालित, ठीक है, कंपनी में अपना एक बड़ा निवेश करते हैं, वो ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुकेश अंबानी का जियो काम कर रहा है, पहले से ही स्थापित एक कंपनी है। अब अगर कोई बाहर की कंपनी आए और जियो में एक बड़ा निवेश करे, जियो के साथ 50 साल 60 साल 70 साल काम करे, तो उसको आप ब्राउन फील्ड एफडीआई कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो कैटेगरी एफडीआई की और है। एक तो है स्वचालित मार्ग से, स्वचालित मार्ग, और दूसरा है सरकारी मार्ग। एक स्वचालित मार्ग है और दूसरा है सरकारी मार्ग। तो ये क्या होता है, ये होता है कि जब कोई दूसरा देश निवेशक के तौर पर किसी दूसरे देश में आता है तो उसे परमिशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, इसी पर आधारित है ये वर्गीकरण। फर्ज कीजिए कि भारत में कोई दूसरे देश से एफडीआई आ रहा है, तो होता यह है कि देश एक दूसरे से समझौता करते हैं, इनके व्यापारिक समझौते होते हैं। तो जिन देशों के साथ भारत सरकार का समझौता होता है निवेश को लेकर के, उन देश के निवेशक को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधे उस यूनिट से बात करते हैं, उस फर्म से बात करते हैं जहाँ उनको निवेश करना होता है, और वो निवेश के 30 दिन के भीतर सरकार को ये जानकारी देते हैं कि हमने फला कंपनी में या फला जगह पर निवेश किया है। तो यह स्वचालित मार्ग का निवेश होता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त ये है कि 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर निवेश है तो वो इस रास्ते से नहीं हो सकता है, उसे इसी रास्ते से होना होगा। हालांकि 2017-18 के जो बजट था और उसमें ये बात कहा गया था कि इसको सरकारी मार्ग वाले भी, इस जो प्रावधान है इसको हटाया जाए, ठीक है। उस पर क्या अपडेट है वो आप एक बार गूगल करके देख लेंगे, ठीक है।
सरकारी मार्ग जो है वो ऐसे देश के निवेशकों के लिए है जिसके साथ भारत का समझौता नहीं है या 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर है, उस स्थिति के लिए जिसके लिए मैंने अभी बताया। अगर ये अपडेट होगा तो आप देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं, याद नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई निवेशक ऐसे किसी देश से निवेश करता है जो भारत के साथ समझौता नहीं किया है तो उसे सरकारी मार्ग से करना होगा। दूसरी बात, उसका जो लिमिट है वो 5,000 करोड़ से कम होगा। तो जो है ये नियम है सरकारी मार्ग के लिए और ये है स्वचालित मार्ग के लिए, ठीक है। ये है पूरा FDI आने का तरीका। और ये आपने देखा कि हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि FDI में ग्रोथ हुआ है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि FDI के फ़ायदे क्या हैं या इसके नुकसान क्या हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं। जैसे जब कोई बाहर की कंपनी आएगी निवेश करने के लिए तो डेफिनेटली भारत में फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। वो आएगी तो डॉलर लेके आएगी, भारत को मिलेगा, फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़ है निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो जो भारतीय कंपनियां उनसे सीख करके कॉम्पिटिट करेंगी, इससे मार्केट की स्थिति अच्छी होगी। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जब बाहर की बड़ी जायंट किलर कंपनियां आती हैं तो देश के छोटे मोटे कंपनियों का नुकसान हो जाता है। वो उनसे कॉम्पिटिट नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत बड़े जायंट किलर होते हैं। तो ये कई बार नुकसान भी होते हैं। लेकिन एक कहावत है कि आपको तार्किक रिस्क लेना चाहिए, रिजनेबल रिस्क आपको लेना चाहिए, रेशनल रिस्क आपको लेना चाहिए, उसका फ़ायदा होता है। तो हर देश उस रिस्क को लेते हैं और FDI की ज़्यादा से ज़्यादा मांग करते हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा लिख करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।